मैं हरीश चंद्र, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज कॉप नारायणबगड़ चमोली से आपके सम्मुख वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। जब हम जीवन की बात करते हैं, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं, छोटे छोटे जीवों के अस्तित्व की बात करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि जो जीवन इस पृथ्वी पर चल रहा है उसकी उत्पत्ति सूक्ष्म जीवों से हुई है, एक कोशिकीय जीवों से हुई है। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया है कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें उन्होंने परमाणु नाम दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये कक्षा 12वीं के लिए है। इस टॉपिक में हम जो बोर का परमाणु मॉडल था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो परमाणु का मॉडल है उसके द्वारा हमें जो परमाणु है उसकी आंतरिक संरचना, उसके जो कण हैं उन कणों का जो विन्यास है वो किस तरीके से रहते हैं, उनमें कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, वो गतियाँ किस प्रकार से हैं, या यूँ कहें कि जो आंतरिक संरचना बाह्य संरचना है उसके कणों का जो व्यवहार है वह कैसा होता, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जब हम बोर के परमाणु मॉडल की बात करते हैं उससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया है वह किस आधार पर दिया है। तो बोर से पहले जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था, उसके भी कुछ ड्रॉबैक थे। उसके पश्चात रदरफोर्ड ने जब नाभिक की खोज की तब उन्होंने भी परमाणु का मॉडल दिया, उसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। तो जो नील्स बोर थे 1913 में उन्होंने जो परमाणु का मॉडल दिया उसमें उन्होंने जो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां थी उनका संपूर्ण अध्ययन किया और उस अध्ययन के पश्चात उन्होंने कुछ अभिगृहित दिए, उसके आधार पर परमाणु का मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था उसमें क्या कमियां रह गई थी। तो इसके लिए मैं आपको डिजिटल स्क्रीन पे ले जाता हूं और वहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि उस मॉडल में क्या कमियां थी और बोर ने उन कमियों को किस प्रकार से सुधार किया। रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां थी उसमें मुख्य रूप से दो कमियां थी। पहली जो कमी थी वह यह थी कि जो परमाणु का स्थायित्व है या जो परमाणु का अस्तित्व है उसको समझाने में ये मॉडल नाकाम रहा। इस मॉडल में कहा गया कि जो नाभिक है उस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से चक्कर लगाते हैं, कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। अब हमें यह समझना है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते वक्त मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग v है। इलेक्ट्रॉन में आवेश भी होता है और आवेश E है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है यानी कि जो वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत है वह कहता है कि यदि कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो वह लगातार ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। तो यदि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का ह्रास करे यानी कि उससे ऊर्जा उत्सर्जित होती रही, ये ऊर्जा फोटोन के रूप में निकलती है जिसे हम hν कहते हैं। तो ऊर्जा के ह्रास होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कक्षा लगातार छोटी होती जाएगी। कारण क्या है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और यहां से ऊर्जा लगातार रेडिएट कर रहा है। ऊर्जा रेडिएट करने के कारण क्या होगा कि जो नाभिक है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स होता है, जो फोर्स उसको इस कक्षा में बांधे रखता है। यानी कि अगर जो ऊर्जा का मान है और जो वैद्युत बल है, अब केंद्रीय बल है, वो मान एक दूसरे के बराबर हैं तो इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में लगातार चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन जैसे ही ऊर्जा का मान कम होगा, जो नाभिक का बल है वो बल इसे अपनी ओर खींचने लगेगा। इस बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कक्षा धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी कि उसकी जो कक्षा है वो लगातार कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऐसे पथ का अनुसरण करेगा क्योंकि वो लगातार ऊर्जा को छोड़ रहा है और इस तरीके से वो आके नाभिक में गिर जाएगा। यहां नाभिक है और नाभिक में गिर जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी को रिलीज करेगा तो उसकी जो कक्षा है उसकी कक्षा लगातार डिक्रीज होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो परमाणु है उस परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
रदरफोर्ड मॉडल की जो दूसरी सबसे बड़ी कमी थी वह थी परमाणु का स्पेक्ट्रम जो असतत होता है या डिस्क्रीट होता है, उसे इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया गया। कारण क्या था? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो स्पेक्ट्रम है वो होता क्या है। तो मान लीजिए कोई गैस है और उस गैस से जो उत्सर्जन हो रहा है, उस उत्सर्जन को हम देख रहे हैं कि किस किस रेडिएशन का उत्सर्जन हो रहा है, और हमें इस तरीके की लाइन प्राप्त हो रही, जैसे एक लाइन ये प्राप्त हो रही है, एक लाइन ये प्राप्त हो रही है, एक लाइन ये प्राप्त हो रही है, इस तरीके से लाइनें प्राप्त हो रही हैं। तो गैस से इस तरीके की लाइनें प्राप्त हुई। अब मान लीजिए किसी भी कलर की है या किसी भी वेवलेंथ की है। ये पहली लाइन है, ये 4000 एंगस्ट्रॉम की है। इसी तरीके से जो दूसरी लाइन है ये 4300 एंगस्ट्रॉम की है, और इस तरीके से आगे की तरफ। तो कोई गैस है, उसके उत्सर्जन का जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो इस तरीके की लाइनें हमें प्राप्त होती हैं। इसको हम असतत कहते हैं। असतत इसलिए कहते हैं कि यहां जो पहली लाइन प्राप्त हुई है और जो दूसरी लाइन प्राप्त हुई है उसके बीच में एक गैप है। सतत स्पेक्ट्रम क्या होता है? सतत स्पेक्ट्रम में जो लाइनें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ होती हैं इस तरीके से, और उनके बीच में गैप नहीं होता है। तो जो परमाणु है उस परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है, चाहे वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो और चाहे अवशोषण स्पेक्ट्रम हो, वो डिस्क्रिएट होता है। लेकिन रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जब चक्कर लगाते हैं तो इससे यह निकल के आ रहा था कि वो लगातार ऊर्जा को रेडिएट करेंगे, यानी कि जो परमाणु है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो सतत होना चाहिए, और ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये डिस्क्रिएट होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मॉडल असतत परमाणु स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। अब हम बात करते हैं कि जो नील्स बोर है उन्होंने कौन कौन से अभिगृहित दिए और उन अभिगृहित का अर्थ क्या था। तो नील्स बोर ने जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसका काफी अध्ययन किया। उस अध्ययन के पश्चात उन्होंने मुख्य रूप से 3 अभिगृहित दिए। इन अभिगृहितों को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से अभिगृहित दिए गए हैं वो 3 दिए गए हैं। पहला जो अभिगृहित है उसमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ध्यान दीजिए, मैं रुक रुक के आपको बता रहा हूं, एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना है। जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं ना तो वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं ना ही ऊर्जा को त्यागते हैं। ध्यान दीजिए, जो पहला अभिगृहित है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं हैं। जो कक्षाएं हैं वो निश्चित ऊर्जा की है। इन कक्षाओं को उन्होंने नाम दिया के, एल, एम, इसी तरीके से एन। उन्होंने एक रूल भी दिया जिसे हम 2n² नियम कहते हैं, यानी कि कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2n² नियम से होते हैं। यहाँ पे n का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और ये 4 तक सही है। उसके बाद ये बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उन्होंने कहा कि जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित है, इन कक्षाओं की जो ऊर्जा है उसका मान निश्चित है। अगर उनका मान निश्चित है तो जब वो इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में होगा तो उसकी ऊर्जा भी निश्चित होगी, यानी कि जो पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा निश्चित होगी, जो दूसरे में होगा उसकी ऊर्जा निश्चित होगी, और तीसरे में जो होगा उसकी ऊर्जा निश्चित होगी। और जब इलेक्ट्रॉन इन ऊर्जा कक्षाओं में होते हैं तो ये ऊर्जा ना तो उत्सर्जित करते हैं और ना ही अवशोषित करते हैं, यानी कि इनकी ऊर्जा फिक्स रहती है। अगर ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन होता है तो उसके बाद क्या होगा वो हम 3rd अभिगृहित में देखेंगे। तो फिलहाल आपको यह समझना है कि जब किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उस वक्त जब तक वो ऊर्जा ग्रहण और त्याग न दे तब तक वो उसी कक्षा में बना रहता है और उसकी ऊर्जा निश्चित रहती है, यानी कि ऊर्जा का मान परिवर्तित नहीं होता है। जो दूसरा अभिगृहित है वो अभिगृहित कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षा में चक्कर लगाए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाएगा।
ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर, लेकिन ये भी तो बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में होगा। तो इसके लिए उन्होंने एक नियम दिया। उन्होंने कहा जो कोणीय संवेग का मान है, क्या कहा, कोणीय संवेग का मान, किसका कोणीय संवेग होगा, चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। यहां पे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है v वेग से, और इसमें द्रव्यमान भी है m। तो जो कोणीय संवेग होगा उस कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग का मान यानी mvr का मान h/2π, एक नंबर है h/2π का पूर्ण गुणक होगा। ये उन्होंने अपने दूसरे अभिगृहित में कहा। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जहां पर उनका कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणक होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, जहां ये कंडीशन फुलफिल होती होगी, जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती होगी, वहीं वो चक्कर लगाते हैं। थोड़ा सा इसका अर्थ भी समझ लेते हैं कि पूर्ण गुणक का अर्थ क्या हुआ। तो यहां पे पूर्ण गुणक का अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन या तो h/2π इतना मान यदि उसके कोणीय त्वरण का होगा तो पहली कक्षा में होगा, यदि इसका मान 2h/2π होगा तो ये दूसरी कक्षा में चक्कर लगाएगा, यदि 3h/2π होगा तो ये तीसरी कक्षा में चक्कर लगाएगा, और यदि 4π/2π होगा, 4h यहाँ पे h होगा, 4h/2π होगा तो ये चौथी कक्षा में चक्कर लगाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये मान है ये पूर्ण है, 1 2 3 और 4, तो इनको कहते हैं हम पूर्ण संख्या, इंटीग्रल मल्टीपल। तो पूर्ण संख्या का अर्थ यह हुआ कि mv, यहां पे देखिए mvr इज इक्वल्स टू n इंटू h/2π। और जो ये n है, ये n किसको डिनोट कर रहा है, ये कक्षाओं की संख्या को डिनोट कर रहा है। पहली संख्या तो n का मान 1 होगा, दूसरी कक्षा तो n का मान 2 होगा, तीसरी कक्षा तो n का मान 3 होगा। तो इसी तरीके से जिस भी कक्षा में होगा n की वैल्यू उसी तरीके से होगी। इसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। अभी मैंने आपको जो नियम बताया ये दूसरा पोस्टुलेट्स था जिसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा गया है। जो तीसरा नियम है मैं एक कहानी के तौर पे आपको बता रहा हूं। पहले मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। फिर यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जब उन कक्षाओं में होते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में होगा, उसके लिए नियम बताया कि h/2π का पूर्ण गुणक होना चाहिए। अब मैंने आपको कहानी का तीसरा और फाइनल पार्ट बताया जो कि बोर के द्वारा बताया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से जंप कर सकता है, लेकिन कब करेगा, जब वो ऊर्जा को या तो ग्रहण करेगा और या तो ऊर्जा को त्याग देगा। तो किसी कक्षा में मान लीजिए नाभिक है और इस कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और ये अगली कक्षा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यदि ये ऊर्जा ग्रहण करता है तो ये यहाँ से जंप करके इस कक्षा में चले जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यदि ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को त्यागता है तो वो इस कक्षा से जंप करके सेकंड कक्षा में चले जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करता है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को छोड़ता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। तो इस तरीके से बोर के जो 3 अभिगृहित दिए गए हैं इनको हम छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, वो मुख्य रूप से इसी तरीके से दिए गए हैं। तो अभी मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल की कमियां बताई। उस मॉडल में मुख्य रूप से 2 कमियां थी। पहली कमी थी कि रदरफोर्ड ये बताने में असफल रहे कि परमाणु का जो अस्तित्व है वो किस तरीके से स्टेशनरी कंडीशन में है, ये रदरफोर्ड का मॉडल हमें नहीं बता पाया। दूसरा, जो परमाणु होता है उससे जो अवशोषण स्पेक्ट्रम बनता है या उत्सर्जन का स्पेक्ट्रम बनता है उसे वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसकी व्याख्या उस मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकती थी। नील्स बोर ने
रदरफोर्ड के मॉडल का अच्छे तरीके से अध्ययन किया और उसके बाद 3 अभिगृहित दिए थे। हालांकि उनके हम अलग अलग भाग कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 अभिगृहित दिए थे। पहले अभिगृहित में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और जब चक्कर लगाते हैं तो ना तो ऊर्जा को वो ग्रहण करते हैं ना ही त्यागते हैं। अपने दूसरे अभिगृहित में उन्होंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाएगा, तो उन्होंने बताया कि जिस ऊर्जा स्तर में उनके कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणक होगा, वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। और लास्ट जो उनका अभिगृहित था उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को तभी छोड़ेगा जब वह या तो ऊर्जा को ग्रहण करेगा या ऊर्जा को त्याग देगा। तो उम्मीद करता हूं आपको रदरफोर्ड जो मॉडल था उसकी कमियां समझ में आई होगी, और जो नील्स बोर का मॉडल था उसमें उन्होंने कौन से अभिगृहित दिए हैं वो जरूर समझ में आए होंगे। वीडियो के अगले भाग में हम परमाणु से संबंधित कुछ कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्याओं का जो मान है वो किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जब किसी ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है तो उसका वेग किस फॉर्मूले से प्राप्त किया जाता है, और जो विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा कितनी होती है, इसका अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।